हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर द 31 मई। तो इसमें हम 30 मई और 31 मई दोनों का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। 30 मई को कुछ खास न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए नहीं थे, देयर वाज जस्ट वन टॉपिक दैट वाज इम्पॉर्टेंट। और 31 मई के टॉपिक्स हम लोगों ने आज कवर करने वाले हैं। तो टोटल 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। फर्स्ट इज डैग हैमर स्केड्यूल्ड मेडल, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो जब आप आईआर के आंसर्स लिखोगे। सेकंड इज नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएस ऑन यूपीआई। यूपीआई पे एनएसएस सर्वे क्या हुआ है, इसको आप इकोनॉमी में, इसको आप गवर्नेंस में, इसको आप सोसाइटी में, हर जगह इस सर्वे को यूज कर सकते हो जब आप मेंस के आंसर लिखने बैठोगे। थर्ड है यशोधरा एआई योर एआई सखी। तो एआई सखी और ऐसा कुछ नया इनिशिएटिव प्रीलिम्स के लिए यूजफुल होता है, बट मेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हो एज अ पॉलिसी। एंड फोर्थ टॉपिक इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर मेंस, नीडेड अ क्रिप्टो स्ट्रैटेजी। ये जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड आईआर, किसी भी तरह से ये टॉपिक को लिंक किया जा सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, और थोड़ा साइंस, क्रिप्टो स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, थोड़ा साइंटिफिक भी है, तो उसके हिसाब से जीएस पेपर 3 में ये क्वेश्चन पूछा जाए। बट एक एक करके हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डैग हैमर स्केड्यूल्ड मेडल। तो डैग हैमर स्केड्यूल्ड कौन है, पहले ये जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का नाम आप सबने सुना होगा। यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसका मेन काम क्या है, वर्ल्ड में पीस लेके आना। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार वर्ल्ड ने यूनाइटेड नेशन बनाया, और ये सोच के बनाया कि वर्ल्ड में पीस लाने का काम कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन करेगा। द टू इंडियन पीस कीपर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स while serving under the UN flag last year will be honored posthumously with the Dag Hammer Scheduled Medal। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन बनता है। यूनाइटेड नेशन का काम होता है पीस लाना, दो कंट्रीज को वॉर करने से रोकना, या वॉर हो रहा है तो उनके बीच में समझौता कराना। कई बार जब पीस हो रहा होता है, पीस अग्रीमेंट हो रहे होते हैं, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक न्यूट्रल फोर्स भेजना पड़ता है, जो एक तरह से पीस कीपर का काम करते हैं। तो ओरिजिनली यूएन के मैंडेट में ऐसा कुछ पीस कीपर्स नहीं थे, या फिर किसी एक कंट्री में भी सिविल वॉर चल रहा है, दो पार्टीज के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, वहां भी पीस कीपर भेजे जा सकते हैं। इनिशियली पीस कीपर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट यूनाइटेड नेशन में नहीं आया था जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, बट बाद में धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर ही वहां के जो आपके जनरल हुए, डैग हैमर एस्कोजोल्ट, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए पीस कीपर वाला, पीस कीपिंग वाला। और पीस कीपिंग का मतलब, एक दो कंट्री अगर वॉर में है, या एक ही कंट्री के दो गुट सिविल वॉर में हैं, तो वहां पे किसी एक न्यूट्रल कंट्री से पीस कीपर्स जाएंगे। पीस कीपर्स मिलिट्री ऑफिशियल्स हो सकते हैं, पीस कीपर पुलिस वाले हो सकते हैं, पीस कीपर पुलिस हो सकते हैं, उसके अलावा सिविलियंस भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या पूरा पूरा एक ग्रुप हो सकता है। तो जनरली एक ग्रुप भेजा जाता है जो जाके पीस कीपिंग करने का काम दोनों फोर्सेस के बीच में करके आता है। और ये पीस कीपिंग करते समय अगर उनकी जान चली जाती है गलती से, वो फोर्स यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। तो अगर उनकी जान चली जा सकती है गलती से, क्योंकि दोनों तरह के जो फोर्सेज हैं वो हॉस्टाइल हैं, और कभी गलती से या किसी वजह से वो लोग गोलियां चला सकते हैं, जो कई बार हो जाता है। और इस बार, और ये जो अपना जान गंवाते हैं उनको मिलता है डैग हैमर स्केड्यूल्ड मेडल। और इंडिया के दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसे आप मार्टियर हैं, जिनको पोस्ट थॉमसली डैग हैमर स्केड्यूल्ड से मेडल से नवाजा जा रहा है। और ये कब होना था, May 29 को। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। डैग हैमर स्केड्यूल्ड मेडल, इट इज द हाईएस्ट ऑनर अवार्डेड टू यूएन पीस कीपर। यूएन पीस कीपर को जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड किया जा सकता है वो है डैग हैमर स्केड्यूल्ड मेडल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 एज अ पोस्ट थॉमस अवार्ड गिवन टू मेंबर्स ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन हु लॉस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने अपना लाइफ लॉस किया ड्यूरिंग सर्विस विथ अ पीस कीपिंग ऑपरेशन अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल एंड अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उनको ऐसा मिलता है सीधे सीधे डैग हैमर स्केड्यूल्ड ऑनर। और ये May 29 को अनाउंस किया जाता है। दिस मेडल इज अवार्डेड टू एनी मेंबर स्टेट दैट हैज लॉस्ट वन और मोर मिलिट्री और पुलिस पीस कीपर एट अ सेरेमनी at United Nations headquarters. It is named after second Secretary General of the United Nations Dag Hammarskjöld. On 6 October 1998, the first medal was presented to the family of Dag Hammarskjöld. तो इसके बाद से 1998 से ये चल रहा है। डैग हैमर स्केड्यूल्ड कौन थे, सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के
1953 से लेकर 1961 तक। व्हेन ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश व्हाइल ऑन ए पीस मिशन इन द कॉन्गो। पीस मिशन के टाइम पे ही ये प्लेन क्रैश में मरे थे। अब हमारे जो इस बार के पीस कीपर्स हैं जिनकी जान गंवानी पड़ी, जिनको, उसमें ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा जी हैं, सर्व्ड अंडर UNDOF गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है, जो एक तरह से आपका इसराइल और सीरिया के बीच के बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पे इन्होंने पीस कीपिंग का काम किया है। और श्री संजय सिंह सर्व्ड अंडर मोनिस्को कॉन्गो, कॉन्गो में जिन्होंने सर्व किया है। बोथ विल रिसीव द डैग हैमर स्केड्यूल्ड मेडल फॉर लेइंग डाउन देयर लाइव्स इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस बनाने के लिए अपना लाइफ जान पे लगाने वाले, अपना लाइफ कुर्बान करने वाले, अपना लाइफ निछार करने वाले को इस बार ये मेडल मिलने वाला है। यूएन पीस कीपर्स कब है? 1948 में स्टैब्लिश हुआ, विद द फर्स्ट मिशन मिडिल ईस्ट में भेजा गया। कोऑर्डिनेट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन अंडर द यूएन सेक्रेटेरिएट। करंटली इसमें 68,000 से ज़्यादा मिलिट्री, पुलिस, सिविलियन पर्सनल अलग अलग कंट्रीज से हैं। इंडिया के भी बहुत सारे कंट्रीज से हैं। ये लोग जनरली ब्लू हेलमेट पहनते हैं, इनको ब्लू हेलमेट्स करके भी बुलाया जाता है। यूएन पीस कीपर का फोर्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, सिविलियन को प्रोटेक्ट करना, रूल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना, डिसआर्मामेंट कराना, री इंटीग्रेशन कराना और साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देना। टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑन यूपीआई। यूपीआई तो आप डेली यूज कर ही रहे हो। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये टॉपिक कहाँ यूज होने वाला है? ये टॉपिक होने वाला है जहां विमेन की बात आएगी, चाहे वो जीएस पेपर 1 में आए, चाहे वो जीएस पेपर 2 में आए, चाहे वो जीएस पेपर 3 में आए, किसी भी पेपर में आ सकता है। 1 और 2 में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, या इनफैक्ट इन जीएस पेपर 4 ऑल्सो यू कैन यूज दैट। उसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे हुआ है और ऐसा पाया गया है कि विमेन जो है अब और ज़्यादा यूपीआई यूज कर रही हैं, मतलब और ज़्यादा फाइनेंशियली ये लोग एक तरह से इंक्लूसिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका हो चुका है। A new survey by the Ministry of Statistics reveal a sharp rise in rural women using online banking with a 30% able to conduct transaction। 30% रूरल वुमेन अब ट्रांजेक्शन कर पाती हैं। 2-3 साल पहले सिर्फ 17% था, आगे आने वाले सालों में हो सकता है 50% से ज़्यादा होगा। और इस वुमेन में जनरली यंग गर्ल्स या यंग वुमेन बहुत ज़्यादा मिली हैं। यूपीआई के बारे में आप सब जानते हो, 2016 में ये लॉन्च हुआ है। आरबीआई के अंदर एक बॉडी आती है जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसको रेगुलेट करती है। इट इज डिजाइन टू इनेबल पीयर टू पीयर इंटर बैंक ट्रांसफर। पीयर टू पीयर, एक पर्सन से दूसरा पर्सन इंटर बैंक ट्रांसफर करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो यहाँ 4x7 बैंक हॉलीडेज पे भी पेमेंट हो सकता है। भीम ऐप जो है इनका सिंगल यूपीआई ऐप, उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है। एटीएम कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। खैर ये सब ऐसे फीचर हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि यूपीआई तो आप यूज करते ही हो और बहुत ज़्यादा यूज करते हो। यूपीआई के अडॉप्शन में जो जेंडर गैप था, वो जेंडर गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। 30% अभी भी कम है, बट ये नैरो होते जा रहा है। सिटीज़ में जेंडर गैप और नैरो है, क्योंकि सिटीज़ में मैक्सिमम वुमेन अब यूपीआई यूज़ करती हैं। और अगर हम बात करें सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ वुमेन के पास स्मार्टफोन्स कम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है, डिजिटल स्किल्स लिमिटेड है और फाइनेंशियल लिटरेसी पुअर है, उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी पुअर है। ये सब चीज़ें जो हैं उसी की वजह से अभी तक सिर्फ 30% हो पाया है, लेकिन आगे और ज़्यादा हो सकता है। एनपीसीआई ने और विमेन वर्ल्ड बैंकिंग ने अगस्त में लॉन्च किया था यूपीआई फॉर हर इनिशिएटिव, आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल मार्केट ऑफ 200 मिलियन विमेन यूजर। इसमें फिजिकल प्लस डिजिटल ऑनबोर्डिंग कराया गया, टारगेटेड मार्केटिंग फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, इंक्लूसिव एंड जेंडर इंटेंशनल डिजाइन दिया गया, जेंडर बेस्ड यूजर एक्विजिशन स्ट्रेटजीज बनाया गया, डिजिटल एंड फाइनेंशियल स्किल ट्रेनिंग भी दिया गया। की हाइलाइट्स ऑफ द सर्वे, रूरल वुमेन सी मेजर जंप। रूरल वुमेन ने बहुत मेजर जंप देखा है, वही 17.1 से 30%। यूथ इसमें काफ़ी लीड कर रहे हैं। मेन तो आगे होंगे ही, ऑब्वियस बात है, मेन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन बैंकिंग अडॉप्शन राइजेज अक्रॉस इंडिया, ये एनएसएस सर्वे ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। की हाइलाइट्स और क्या रहे हैं? अर्बन एरियाज में 62.4% ऑफ द पीपल एज 15 प्लस रिपोर्टेड यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग। 15 साल से ज़्यादा के लोग 62% यूज कर पा रहे हैं अर्बन एरियाज में। नेशनली ऑनलाइन बैंकिंग यूजर्स अमॉन्ग दोज एज 15 प्लस रोज टू 48.9%। यूपीआई डोमिनेट्स डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई डोमिनेट कर रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन को।
UPI emerged as the preferred platform with 86.7% of rural user and 74.4% of urban user relying solely on it. Only 18% of user combined UPI, internet banking and other channels. Youth lead smartphone penetration. Over 90% of individual under 29 years in both rural and urban areas जिसने स्मार्टफोन को ओन किया। अब इस सर्वे का की हाईलाइट क्या है? मोबाइल यूसेस 85.7% of individual aged 15 plus used a mobile phone in the past 3 months. ओनरशिप 70% के पास अपना मोबाइल फोन होता है। जेंडर गैप, मोबाइल फोन फीमेल के पास अपना कम होता है। 79.9% ऑफ मोबाइल ओनर्स यूज स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है। तो ये सारे डेटा हैं, सारे डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वुमेन से रिलेटेड डेटा आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो या लिख के रख सकते हो, जिसको आप सीधे सीधे मेंस एग्जामिनेशन में यूज करोगे। तो आगे विमेन के पास स्मार्टफोन का एक्सेस बढ़ना होगा, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी, उनको ट्रेनिंग देना होगा। जैसे जैसे हम ऐसा करते जाएंगे यूपीआई जेंडर गैप ब्रिज होता जाएगा, जो विमेन की फुल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यशोदा एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर एआई सखी। अब ये लॉन्च किसने किया है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने। नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो एक वुमेन की एडवोकेसी करती है, वुमेन के लिए काम करती है, वुमेन के लिए एआई लिटरेसी बढ़ाने के लिए, डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ये है योर एआई सखी और यशोदा एआई इन द इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन विद फ्यूचर शिफ्ट लैब। It will empower women to contribute meaningfully to a विकसित भारत driven by technology and inclusion. वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, रूरल और सेमी अर्बन कम्युनिटीज़ की वुमेन और ज़्यादा इंटीग्रेट होंगी। एआई में, साइबर सिक्योरिटी में और डिजिटल सेफ्टी में उनको और ज़्यादा स्किलिंग दिया जाएगा। ये स्कीम जो है, ये प्रोग्राम जो है, इन डेप्थ डिस्कशन करेगा क्रिटिकल इशूज पे, जैसे एआई ड्रिवन क्राइम्स, डिजिटल प्राइवेसी एंड प्रैक्टिकल सेफ्टी स्ट्रेटजी। It will actively engaging students, educator and women from the police force. ये एक्टिवली इंगेज करेगा स्टूडेंट्स को, एजुकेटर्स को और वुमेन को पुलिस फोर्स के। यशोदा एआई अभियान वांट्स टू एक्सपेरिमेंट इन कम्युनिटी ड्रिवन डिजिटल एजुकेशन, ensuring that women are not only participant but leaders in shaping India's tech savvy future. अब एनसीडब्ल्यू के बारे में थोड़ा जान लो। एनसीडब्ल्यू क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट के लॉ से इसको बनाया गया है। 1990 में ये बॉडी बन गई है, एक्ट पास हुआ, 1992 में ये बॉडी बन गई। इस बॉडी में एक चेयरपर्सन होती है और साथ में 5 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। टर्म कितने का होता है? 3 ईयर में ये लोग रिटायर होते हैं। पावर क्या है? वुमेन से रिलेटेड कुछ भी अगर क्राइम हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, वुमेन का डिग्निटी हैम्पर हो रहा है, उनकी स्कीम्स उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो ये सारा काम सीधे सीधे एनसीडब्ल्यू के पास वो लोग जा सकते हैं। एनसीडब्ल्यू कैन समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिन हिम हर ऑन ओथ। सिविल कोर्ट जैसा पावर होता है इनका। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, requisitioning any public record or copy thereof from any court of office, issuing commissions for the examination of witnesses and documents. लास्ट टॉपिक पे चलते हैं आज का, जो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर्टिकुलरली इस साल मेंस के लिए। नीडेड अ क्रिप्टो स्ट्रैटेजी। ट्रम्प लिंक्ड यूएस फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक्लूजन signed an MOU with Pakistani Crypto Council to develop a crypto-based financial system, prompting geopolitical and security concern for India. देखो, जब पाकिस्तान इंडिया का भी एक तरह से स्किर्मिश चल रहा था ना, ऑपरेशन सिंदूर हम लोग का चला रहे थे, उसी टाइम पे एक न्यूज़ आती है कि ट्रम्प लिंक्ड यूएस फर्म है, एक यूएस की कंपनी है जो कहीं ना कहीं से डोनाल्ड ट्रम्प से लिंक्ड है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन एक एमओयू साइन किया है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ, क्रिप्टो बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करने के लिए। जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया के लिए इस तरह से बढ़ जाता है। और क्या ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तान, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प बहुत लगे हुए थे सीज फायर कराने में, ये भी एक वजह उस समय से ये देखा जा रहा है। बट ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के लिए ये जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स कैसे है या सिक्योरिटी कंसर्न कैसे है, ये पूरा इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी आप समझते हो आज के टाइम में
क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होता है। तो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी होता है। ब्लॉकचेन जिसमें ऐसे नोड्स होते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन नोड बाय नोड रिकॉर्ड किया जाता है, और ये एक डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी बहुत सारी हो सकती है, जिसमें बिटकॉइन, डोगेकॉइन, बहुत सारे कॉइन हैं, है ना, इथेरियम। अब यहाँ पे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंकॉर्पोरेशन ऐसा ही एक क्रिप्टो बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम बनाने वाला है। अब इंडिया को भी क्रिप्टो स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजेक्शन। इट इज अ डिसेंट्रलाइज करेंसी, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती इसको मॉनिटर करने के लिए। जैसे कि आरबीआई रुपी को मॉनिटर करती है, वैसा यहाँ पे नहीं है। ट्रांजैक्शंस विद क्रिप्टो करेंसी आर रिकॉर्डेड ऑन अ पब्लिक डिजिटल लेजर। एक लेजर बनाया जाता है, इस पर रिकॉर्ड होता है, बट वो पब्लिक लेजर होता है जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। दिस लेजर इज मेंटेन बाय ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इस लेजर को मैनेज करते हैं, कोई एक जगह मैनेज नहीं होता है। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये सब इसके एग्जांपल हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लार्जली अनरेगुलेटेड है, बट बैंड नहीं किया गया है। ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज लेजर है। क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर खोलो, पर्वत खोदो और नीचे से मिट्टी से निकाला जाता है क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं होता है। एल्गोरिदम सॉल्व करने होते हैं। एल्गोरिदम एल्गोरिदम सॉल्व करने होते हैं कंप्यूटर पे, और एल्गोरिदम सॉल्व कर करके क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, वॉलेट्स एंड ट्रांजैक्शंस भी इसके बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में क्या रेगुलेशन है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को एक वर्चुअल मतलब इमेजिनरी डिजिटल एसेट का नाम दिया गया है, या वर्चुअल डिजिटल एसेट की क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया है। 2013 से 17 के बीच में इंडिया की जो बैंक है, सेंट्रल बैंक आरबीआई ने ये वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के लिए कंसर्न्स एक्सप्रेस किया था, बट कुछ खास नहीं कर पाई थी। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया और बोला कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है ये बिजनेसेस के लिए बैन है। क्या आरबीआई के पास ये पावर था बैन करने का? आरबीआई के पास, आरबीआई एक्ट के थ्रू काम करती है, 1934 1949, दो तरह से आरबीआई को एक्ट के थ्रू पावर मिले होते हैं, बट आरबीआई को इसका पावर नहीं था। तो जब ये सर्कुलर आरबीआई का सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। मतलब हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं था, आरबीआई उसको बैन करती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, आरबीआई के पास तो पावर ही नहीं है। ड्राफ्ट बिल, गवर्नमेंट जो है एक बिल लेके आती है 2021 में, फाइनली 2022 में क्रिप्टो करेंसी और अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए 30% का टैक्स लगा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 2023 में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड किए जाते हैं एज अ एंटिटीज अंडर पीएमएलए। अब पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गंदे कपड़े को जैसे साफ किया जाता है, वैसे गंदे मनी को, डर्टी मनी को, ब्लैक मनी को वाइट करना इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होती रहती है, या होने का खतरा बना रहता है। तो इसके अंदर जो भी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको पीएमएलए एंटिटीज की तरह इंक्लूड कर लिया जाता है कि अगर ऐसा कुछ उनको समझ में आता है तो वो रिपोर्ट करेंगे। अब पाकिस्तान का जो क्रिप्टो पुश है, पाकिस्तान ने जो अपना क्रिप्टो पुश किया है यूएस बेस्ड कंपनी के साथ मिलके, वो इंडिया के साथ कैसे इंप्लीकेशन खड़े करती है। तो देखो, टेररिज्म तो एक प्रॉब्लम है ही। टेररिज्म जो है फाइनेंसिंग पर टिका हुआ है, तो टेरर फाइनेंसिंग का जो नेटवर्क है वो क्रिप्टो बेस्ड हो जाएगा। फाइनेंसिंग इलिसिट होती रहेगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल और ज्यादा कम हो जाएगा, हवाला नेटवर्क्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, खासकर डिजिटल हवाला नेटवर्क। क्रॉस बॉर्डर लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क बढ़ता जाएगा। Strategic oversight parallel. Just as India underestimated Pakistan's nuclear capability in 1970s, ignoring the early stage crypto pivot could similarly allow adversaries to reshape financial power balance. जो इंडिया और पाकिस्तान का पावर बैलेंस है उसमें इंडिया काफी की तरफ काफी टिल्टेड है, पाकिस्तान का जीडीपी बहुत पीछे है, बट यहाँ पे वापस वो रीशेप कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर में दोनों को बराबर माना जाता है, वैसे ही ये अपना फाइनेंशियल पावर बैलेंस भी बराबर कर सकते हैं अगर हम इनको अंडरमाइन करते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो पैक्ट विथ डब्ल्यूएलएफआई के साथ क्या क्रिप्टो पैक्ट हुआ? इंट्रोड्यूस्ड स्टेबल क्वाइन, है ना, डिजिटल क्वाइन
क्रिएट करने के लिए, मोनेटाइज रेयर अर्थ एसेट, रेयर अर्थ एसेट को मोनेटाइज भी करने की बात हो रही है यहाँ पे, मिनरल्स को। रीजनल क्रिप्टो हब बनाने की बात हुई है, ब्लॉकचेन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन ट्रेड, और डायस्पोरा जो पाकिस्तान का है, जो यूएस में रहता है, वो इसको लेवरेज करेगा। तो ये है WLFI के साथ पाकिस्तान का क्रिप्टो पैक्ट। नीड अ क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी, इंडिया को नाउ अब क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी की जरूरत है, टैलेंट को रिटेन करने के लिए, कैपिटल को रिटेन करने के लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, वेलकमिंग क्रिप्टो पोजीशन इंडिया इन वर्ल्ड मार्केट, एंड कैन पावर क्रिप्टो एक्सपोर्ट जोन्स टू ड्रॉ इन फॉरेन फंड्स। हमारे पास क्रिप्टो एक्सपोर्ट जोन हो सकता है जिसमें फॉरेन फंड और ज्यादा आने लगे। ब्लॉकचेन का इनोवेशन भी हम और ज्यादा हार्नेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल इनोवेशन हमारा स्टिमुलेट हो सकता है, हम अपने इन्वेस्टर्स को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड टैक्स रेवेन्यू को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटिंग क्रिप्टो एज कमोडिटीज प्लस स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एंड ओवरसाइट शील्ड्स यूजर फ्रॉम फ्रॉड एंड ब्रॉडन्स द टैक्स बेस। तो अब हमें क्रिप्टो करेंसी से डरने की जगह उस पर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और पॉलिसी बनाने के उसको फायदा लेने की जरूरत है, रादर देन हम उसको बैन करते रहे। कंसर्न्स क्रिप्टो करेंसी पोजेस, मार्केट को वोलाटाइल कर देगा, टैक्स विदाउट लॉ, अभी तक कुछ कंक्रीट लॉ नहीं है जिसकी वजह से हम टैक्स ले रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल अभी फ्लैग किया है। रिस्क ऑफ मिसयूज, क्रिप्टो करेंसी जो है बिना अकाउंटेबिलिटी के काम करता है, विदाउट बॉर्डर, कोई बॉर्डर उसका है ना, कोई गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करती है, तो फिर इसमें रिस्क ऑफ मिसयूज बहुत बढ़ जाता है। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैन डिसरप्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में जो पैसे घूमते रहते हैं वो डिसरप्ट हो सकता है। ठीक है। स्लो सीबीडीसी, सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आरबीआई ने एक तरह से रोल आउट किया था, ई रूपी, ई पायलट, वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, वो और स्लो हो सकता है अगर क्रिप्टो करेंसी में हम फोकस करें। इन्वेस्टर का सेफ गार्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक में आप पैसा डालते हो तो आरबीआई आपको 5 लाख तक की गारंटी प्रोवाइड करती है, आरबीआई की सब्सिडरी। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो, वहां पे सेबी है रेगुलेट करने के लिए कि आपके फ्रॉड से आपको बचा सके, बट क्रिप्टो करेंसी में आपको फ्रॉड से बचाने के लिए अभी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। वे अहेड, नेशनल क्रिप्टो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, डेवलप अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजी कंबाइनिंग मॉनेटरी, साइबर सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बढ़िया। रेगुलेटरी क्लैरिटी होनी चाहिए, डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस, प्रिवेंट मिसयूज एंड गाइड इनोवेशन। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इनहेंस FIUIND ट्रैकिंग ऑफ क्रिप्टो लिंक ट्रांजैक्शंस टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड ट्रैक टेरर फाइनेंसिंग। ग्लोबल अलाइनमेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट विद G20, FATF एंड IMF फॉर ग्लोबल क्रिप्टो स्टैंडर्ड एंड क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग। सीबीडीसी का पुश भी यहाँ पे होगा, एक्सेलरेट RBI's ई प्रोजेक्ट, गिविंग इंडिया a sovereign edge in digital currency without undermining the banking system। अवेयरनेस कैंपेन भी चलना चाहिए, एजुकेट यूथ एंड इन्वेस्टर अबाउट लीगल स्टेटस, रिस्क एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इन क्रिप्टो। तो यहाँ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने की जरूरत है। आई होप ये सारे टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।